नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां जयपुर में आज से रीजनल 3 और एंटर सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इसका आयोजन हो रहा है। तो वहीं सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस आयोजन के लिए जयपुर को चुना है। इसके लिए धन्यवाद। इस तरह के आयोजन से इस शहर में नई ऊर्जा का संचार होता है। तो वहीं 90% से अधिक संसाधन बर्बाद भी हो जाते हैं। केवल 8.6% ही अर्थव्यवस्था में दोबारा लौटते हैं। तो यह चिंता का विषय है। वहीं विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी एक अच्छा माध्यम है। नदी और पहाड़ों के संरक्षण के लिए हमें काम करना है। तो हमारी संस्कृति में हम नदी, पहाड़ और वृक्षों को पूजते हैं। तो वहीं प्रदेश में ट्रीटेड वाटर के उपयोग के लिए नई नीति भी बनाई जा रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्कुलर सोसाइटी की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है। वे न केवल राजस्थान या भारत के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान समय में हमारी पृथ्वी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और संसाधनों की कमी है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें एक नवीन दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की स्थापना की गई है। 3R का अर्थ रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ये तीनों शब्द हमारे दैनिक जीवन में संसाधनों का संरक्षण और पुनर्चक्रण के लिए प्रेरित करते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के उद्देश्य भी यही हैं: संसाधनों का संरक्षण एवं पुनर्चक्रण करना, पर्यावरण प्रदूषण को कम करना, संसाधनों की कमी को रोकना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। संसाधनों के कुशल पुनः उपयोग हेतु सतत विकास की जिन लक्ष्यों के साथ आप काम कर रहे हैं, वे मौजूदा समय की महती जरूरतें भी हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले 50 वर्षों में प्राकृतिक संसाधनों को दोहन अभूतपूर्व रूप से बढ़ा है। उनका दोहन बहुत बड़ा है। 1970 के बाद संसाधनों का उपयोग लगभग 400% बढ़ गया है और अनुमान है कि अब तक ये 106 बिलियन टन के आंकड़े को भी पार कर चुका होगा। इसमें भी बढ़कर चिंता की बात यह है कि इनमें से 90% से अधिक संसाधन बर्बाद हो जाते हैं और केवल 8.6% ही वैश्विक अर्थव्यवस्था में वापस आ पाते हैं। यह स्थिति धरती को संकट में डाल रही है और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि एवं प्रदूषण जैसी समस्याएं गहराती जा रही हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। पूरी दुनिया में जितना विकास हो रहा है उसका 2/3 यही हो रहा है। लेकिन इस तेज आर्थिक प्रगति ने हमारे जंगलों को कम कर दिया, जल संसाधनों को कम कर दिया, जैव विविधता को खतरे में डाल दिया। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सर्कुलर इकोनॉमी की अत्यंत प्रभावी तरीका है, क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हैं औद्योगिकरण के कारण या हमारी आवश्यकता के कारण हमारे घटते हुए जंगल, घटते हुए हमारे पहाड़, सिकुड़ती हुई हमारी नदियां, ये हमारे वायुमंडल पर बहुत प्रभाव डाल रही हैं। हमने इसके संरक्षण के लिए निश्चित रूप से काम करना है। हमारी संस्कृति में हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं और इसीलिए हमने इन सभी में देवता का वास भी मानते हैं और उसके आधार पर हमारी संस्कृति में इन सब का संरक्षण करना बहुत आवश्यक होता है। अगर हम उनका संरक्षण करते रहेंगे तो हमारा वायुमंडल शुद्ध होगा, अच्छा होगा और हमें इसकी चिंता भी करनी चाहिए। इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर हम देखेंगे हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, तो इनको हमने जो संज्ञा दी है, एक देवता के रूप में संज्ञा दी है, क्योंकि नदियां हमें पानी देती हैं, जंगल हमें फल भी देते हैं, हमारे वायु
को शुद्ध होती है हमारा। और हम ये देखें कि पहाड़ों से, नदियों से और वृक्षों से हमें बहुत कुछ मिलता है। हमारा वायुमंडल शुद्ध रहता है और उस वायुमंडल के शुद्ध रहने से व्यक्ति भी स्वस्थ रहता है। इन सारी बातों को देखते हुए हमें उनके जो आधार हैं उन आधार स्तंभों को मानते हुए एक ऐसी व्यवस्था जहां अपशिष्ट की रिसाइकिल और रीयूज किया जाता है, जिससे ऊर्जा की खपत घटती है और नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा भी मिलता है। हमें उनको कम नहीं कर सकते, लेकिन उनका उपाय जरूर आवश्यक है। अगर हम उनका उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा वायुमंडल शुद्ध भी होगा। भारत सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता अभियान चलाया है। इसके साथ ही नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, सौर पैनल, कृषि अपशिष्ट जैसे 11 प्रमुख क्षेत्रों में केंद्रित सर्कुलर इकोनॉमी की रोड मैप तैयार किया गया है। राजस्थान सरकार ने भी इस क्षेत्र में काम किया है। राजस्थान सरकार इस मिशन में अग्रणी भूमिका निभा रही है। यहाँ पर्यावरण प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई है ताकि कचरा प्रबंधन और रिसाइकलिंग को ज़्यादा प्रभावित तरीके से किया जा सके। राज्य में ट्रीटेड वाटर के उपयोग के लिए नई नीति तैयार की जा रही है। मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्रों के जरिए नागरिकों को अनुपयोगी वस्तुओं के दान और पुनः उपयोग की सुविधा दी जा रही है। हमने राजस्थान में कचरा प्रसंस्करण की क्षमता को 21 लाख मैट्रिक टन से बढ़ाकर इसके दुगने से भी ज्यादा यानी करीब 45 लाख मैट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां जयपुर में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के सरकारी बंगले का आवंटन निरस्त कर दिया गया है। बता दें कि खुद किरोड़ी लाल ने सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जीएडी से बंगले का आवंटन निरस्त करने के लिए आवेदन किया था। तो वहीं इससे पहले बंगले को पूर्व राष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के नाम से आवंटित किया गया था। अब उनका परिवार इस बंगले में रहता है। तो आपको बता दें, भजनलाल सरकार ने 14 जनवरी 2024 को 17 सरकारी बंगला आवंटित किया गया था। इसके बाद 9 फरवरी 2024 को 6 मंत्रियों को सरकारी आवास दिया गया था, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा को भी बंगला आवंटित किया गया था। वो बता दें, किरोड़ी लाल का सरकारी आवास निरस्त कर दिया गया, जहां मंत्री बनने पर मिला था उन्हें यह बंगला। तो बता दें, जयपुर में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के सरकारी बंगले का आवंटन निरस्त कर दिया गया है। तो वही जहां किरोड़ी लाल ने सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जीएडी से बंगले का आवंटन निरस्त करने के लिए आवेदन भी किया था। तो वहीं इस पहले बंगले को पूर्व राष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के नाम से आवंटित किया गया था। तो बता दें, जयपुर से यह खबर है, जहां कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के सरकारी बंगले का आवंटन निरस्त कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि किरोड़ी लाल ने सामान्य प्रशासन से बंगले को का आवंटन निरस्त करने की मांग भी की थी। जयपुर से यह बड़ी खबर आपके सामने है, जहां कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के सरकारी बंगले का आवंटन निरस्त कर दिया गया। आपको बता दें, मंत्री पद से इस्तीफा भी दे चुके हैं किरोड़ी लाल मीणा। तो वहीं कैबिनेट वही जानकारी के साथ राजस्थान से हमारे एसोसिएट एडिटर भुवनेश टॉक हमारे साथ जुड़ गए हैं। भुवनेश, कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के सरकारी बंगले का आवंटन निरस्त कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है? जी दिव्या, देखिए, राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा है, वो जब से राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है तब से ही अपने सरकार की यहाँ की किरकिरी बने हुए हैं। किरोड़ी लाल मीणा लगातार पिछले 1.5 साल से अपने सरकार पर कई आरोप लगा रहे हैं और इसी के कारण विपक्ष को भी मुद्दा मिलता है। हाल ही में उन्होंने अपने फोन टैपिंग का मामला जनता के सामने रखा था और इसी बात को लेकर विपक्ष ने इस बजट सत्र में भी हंगामा किया। अब किरोड़ी लाल मीणा को जो बंगला आवंटित किया गया है उसको निरस्त करने के लिए उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को
एक पत्र लिखा था और अब वो उनका बंगला जो उन्हें अलॉट कर रखा था वो निरस्त कर दिया गया है। हम बात करेंगे कि किरोड़ी लाल मीणा जब से भाजपा की सरकार में विधायक और उसके बाद मंत्री बने हैं, तब से ही लगातार अपनी सरकार पर सवाल उठाते आए हैं। कभी फोन टैपिंग का मामला हो या फिर बजरी माफियाओं को संरक्षण देने का मामला हो, इसको लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ अपनी आवाज मुखर करते आए हैं। और किरोड़ी लाल मीणा ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान एक बात कही थी कि अगर उनके क्षेत्र में आने वाली 7 सीटों में से अगर एक भी लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हारती है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। और इसी के चलते हुए गत 14 जुलाई 2024 को उन्होंने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि उनका इस्तीफा अभी भी मंजूर नहीं हुआ है और यही कारण है कि संशय बना हुआ है और समय समय पर विपक्ष है वो इस बात को उठाता है कि किरोड़ी लाल सरकार में मंत्री है भी या नहीं, ये सरकार स्पष्ट करे। इसी बात को लेके किरोड़ी लाल मीणा काफी समय से जो सरकारी गाड़ी उनको आवंटित की गई थी उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं और जो बंगला उन्हें अलॉट किया गया था गत साल फरवरी में 9 फरवरी को जिन 6 मंत्रियों को बंगले अलॉट किए गए थे उनमें से किरोड़ी लाल मीणा भी एक थे। और जो बंगला सिविल लाइंस में 14 नंबर उन्हें अलॉट किया गया है उसमें राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत उनको अलॉट किया गया था और उनका परिवार अभी भी उस बंगले में रह रहा है। लेकिन कल जिस तरीके से अब उनका जो आवंटन है वो निरस्त किया गया है तो फिर से एक बार सरकार को घेरने के लिए विपक्ष को मौका मिल गया है। जैसा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने बयान दिया था कल कि सरकार स्पष्ट करे कि किरोड़ी लाल उनकी सरकार में मंत्री है भी या नहीं, क्योंकि मैं यहाँ बताना चाहूंगा दिव्या की भजनलाल सरकार बनने के बाद में 2 बजट सत्र हुए हैं, एक अभी चल भी रहा है। इन दोनों ही बजट सत्र में किरोड़ी लाल मीणा उपस्थित नहीं रहे हैं। उन्होंने इस सत्र से दूरी बनाई है और हवाला दिया है कि उनके स्वास्थ्य के कारण वो इस सत्र में भाग नहीं ले रहे। लेकिन देखा जाए तो केवल वो बजट सत्र में उपस्थित नहीं हो रहे, बाकी सार्वजनिक कार्यक्रमों में वो दिखाई देते हैं, उनमें उनके भाषण होते हैं और वो बार बार सरकार को घेरते हैं। सरकार तो जिस तरीके से हाल ही में इन्होंने फोन टैपिंग के मामले पर घेरा था कि सरकार उनके फोन टैपिंग करवा रही है, उनकी सीआईडी की जा रही है, इसको लेके विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए इस बजट सत्र में भी काफी हंगामा किया था। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करके किरोड़ी लाल मीणा को एक नोटिस भी जारी किया था। उसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ने सफाई दी थी कि ऐसा कोई मामला नहीं है और उन्होंने बयान नहीं दिया है। लेकिन कुछ दिनों बाद में दोबारा वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं और दोबारा इसी बात पे अड़ जाते हैं कि उनका फोन टैपिंग किया जा रहा है। तो देखा जाए दिव्या तो कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा है वो समय समय पर अपनी सरकार को परेशान करते रहते हैं। उनके बयानों की वजह से विपक्ष को हमेशा मौका मिलता है कि वो सरकार को घेरे और अब उनका सरकारी बंगला है वो निरस्त हुआ है, तो इस पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। जी दिव्या। जी बिल्कुल, पूरी जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सीएम भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा के तलवाड़ा स्थित शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दर्शन किए हैं। इस दौरान उन्होंने मंदिर में सब परिवार विधि विधान से पूजन अर्चन भी किया है और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की है। बता दें कि इससे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत भी किया। खबर जयपुर से है, जहां बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान सतीश पुनिया ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि हाल ही में आयोजित की गई रीट भर्ती परीक्षा के सफल आयोजन के लिए भजनलाल सरकार को धन्यवाद की पात्र है, क्योंकि पूर्व में अशोक गहलोत सरकार के दौरान कई पेपर लीक हुए और रीट भर्ती परीक्षा सहित अन्य परीक्षाओं में गड़बड़ी हुई, जिसके कारण लाखों बेरोजगारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो वहीं इस पाप का दंड अशोक गहलोत सरकार को मिला है और जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया है। शाम तक अलग अलग जगह गया, प्रदेश के कई हिस्सों में। मन में उत्सुकता थी कि किसी जमाने में ऐसे रीट की परीक्षा और भी हुई थी। मुझे
उत्कंठा ज़्यादा थी। शाम को जब परीक्षा पूरे तरीके से संपन्न हो गई तो मैंने अपडेट लिया, पता लगा कि तिनका भी नहीं हिला और निर्विघ्न तरीके से रीट की परीक्षा अच्छे तरीके से संपन्न हो गई। तो मुझे ध्यान आया कि जब हम लोग विपक्ष में थे 18 से 23 तक अशोक गहलोत जी की कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हालांकि उनके पाप का दंड राजस्थान की जनता ने उनको दे दिया, सत्ता से बेदखल कर दिया। लेकिन आशास्पद बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता अक्सर देश के चुनाव परिणामों के बारे में ईवीएम को दोषी ठहराते हैं, उसकी बैटरी को दोषी ठहराते हैं। लेकिन मैं उस पृष्ठभूमि में गया तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के सत्ता से बेदखल होने के यदि कोई पहले 10 कारण थे तो उसमें पेपर लीक सबसे बड़ा कारण था। उस दौरान आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं, सदन में भी और सदन के बाहर भी व्यापक आंदोलन हुए। कांग्रेस की सरकार के पास में कोई जवाब नहीं होता था। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता किस तरीके से उसमें लज्जित हुए थे, दंडित हुए थे जनता की अदालत में। और इसलिए मेरे मन ने एक स्वतः संज्ञान लिया कि राजस्थान में भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यूं तो सरकार ने 100 दिन की भी और 1 बरस की अपनी उपलब्धियों का अलग अलग जिक्र किया है, ईआरसीपी से लेके यमुना जल समझौते तक। लेकिन मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा, राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को साधुवाद दूंगा कि जिस रीट की परीक्षा पर जिसकी इतिहास और जिसकी पृष्ठभूमि इतनी विकृत थी, जिस पर सबकी निगाह थी, और इसलिए मुझे लगा कि मुझे, क्योंकि उस बात के लिए जिस पर हमने संघर्ष किया, भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री की सरपरस्ती में निर्विघ्न तरीके से प्रदेश के युवाओं को एक किस्म की ये राहत ही दी थी कि जो युवा कांग्रेस पार्टी के राज में लगभग 70 लाख से भी ज्यादा नौजवान इस बात से पीड़ित होते थे। मुझे ध्यान आता है कि पेपर लीक को लेकर हनुमानगढ़ के एक नौजवान ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, अपने माता पिता से माफी मांगते हुए। कितने परिवारों तक संकट आया, आर्थिक संकट भी आया, जानमाल का संकट भी आया, उन्होंने अपने बच्चे खोए और प्रदेश में एक किस्म की अराजकता थी। तो मेरा विशेष तौर पर आज का मंतव्य तो ये था, एक लंबी फहरिस्त है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के शासन में 2019 में पुलिस भर्ती परीक्षा का, पटवारी भर्ती परीक्षा का, लाइब्रेरियन का, 2021 का रीट का, कांस्टेबल 2022 का, वन रक्षक का, वरिष्ठ अध्यापक का, जेईएन का, सब इंस्पेक्टर का, ये तमाम ऐसी परीक्षाओं की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें इस तरीके का पेपर लीक हुआ। और पेपर लीक का ये मुद्दा केवल देश तक सीमित नहीं था, इसकी गूंज दुनिया में भी हुई। राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की मौजूदा सरकार के समय जिस तरीके से नौजवानों को सपने तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, उसके कारण पूरा राजस्थान दुनिया में बदनाम हुआ और कांग्रेस उसकी सीधे सीधे दोषी थी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां राजस्थान में मैग्निफिसेंट मार्च की शुरुआत जर्मनी के बर्लिन से होगी, जहां 4 से 6 मार्च तक होने वाला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला आईटीबीपी आयोजित होगा। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन मेला है जो पूरी दुनिया से पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को आकर्षित करता है। तो वहीं राजस्थान जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक स्थलों और पारंपरिक कला के लिए प्रसिद्ध है, इस मेले में अपनी विशेष प्रस्तुति देने के लिए तैयार है। तो वहीं बर्लिन में इस मेले के दौरान राजस्थान पर्यटन की धूम मचेगी और प्रदेश के विविध पर्यटक स्थलों को विश्व स्तर पर प्रचार भी मिलेगा। इसके बाद 8 और 9 मार्च को जयपुर में बॉलीवुड का सबसे बड़ा और शानदार इवेंट आईफा आयोजित होगा। यह इवेंट बॉलीवुड और भारतीय सिनेमा का एक बड़ा मंच है।
जहां कई मशहूर फिल्मी सितारे और दर्शक जमा होते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मंत्री हैं या नहीं, किसी को पता ही नहीं है। ना तो उनको रखा जा रहा है, ना उनको हटाया जा रहा है, ना उनके काम को दिखाया जा रहा है, ना उनसे करवाया जा रहा है, लेकिन फिर भी वह मंत्री है। ये जो असमंजस है वह किस लिए है? क्या मजबूरियां हैं? सरकार में डिपार्टमेंट है, अगर किसी व्यक्ति को शपथ दिलाई गई है तो उनसे काम करवाओ। खबर झालावाड़ से है, जहां नेशनल हाईवे पर जाम अब शहर की परेशानी नहीं बल्कि जिले वासियों के अलावा या इससे गुजरने वाले लोगों की भी परेशानी का सबब बन गया है। यहाँ कई घंटे लगने वाले जाम के कारण कई लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। तो वहीं जाम के कारण फंसने वाले कई अभ्यर्थियों की परीक्षा से वंचित भी होना पड़ता है। ऐसे विधानसभा में इसको लेकर बात भी उठी है, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया है। वहीं अलवर राजस्थान के अलवर में सुबह पुलिस की कार्रवाई में 1.5 महीने की बच्ची की मौत हो गई है। इसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया और एसपी के आवास पर आक्रोशित लोग धरने पर भी बैठ गए। बता दें, परिजनों का आरोप है कि पलंग पर सो रही बच्ची के ऊपर पुलिसकर्मी ने पैर रख दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसको देखते हुए एसपी ने 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज किया है। साथ ही 5 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। खबर नजीराबाद से है, जहां खाटू श्याम मंदिर परिसर में विशाल श्याम भजन संध्या का आयोजन किया गया, जहां बाबा श्याम का मनमोहक रंग बिरंगे फूलों से विशेष श्रृंगार कर भव्य दरबार भी सजाया गया। आपको बता दें, भजन संध्या में आमंत्रित कलाकारों ने गणेश वंदना के साथ भजन संध्या का आगाज किया और गणेश वंदना के बाद श्याम की धमाल को एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर भक्तों को भजन संध्या में नाचने पर मजबूर कर दिया। खबर चाकसू से है, जहां ट्रक और कार में एक्सीडेंट हो गया। कार के एयरबैग खुलने से दर्दनाक हादसा होने से बच गया। तो वहीं कार में 5 जने सवार थे, जिनमें से 3 लोग घायल भी हो गए। आपको बता दें कि ट्रक में सवार 4 व्यक्ति मौके से फरार हो गए। तो एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही पीसीआर तुरंत मौके पर पहुंची और पीसीआर ने तत्परता दिखाते हुए लोगों की मदद से कार का दरवाजा तोड़कर घायलों को बाहर निकाला और पुलिस ने घायलों को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया। खबर नागौर जिले के मुंडवा उपखंड के रूप गांव से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जहां बता दें भारी पुलिस जाब्ते के साथ सरकारी 7 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही है। तो वही अतिक्रमण हटाने के लिए 12 जेसीबी मशीनों की सहायता से मकानों और दुकानों को ध्वस्त किया गया है। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार मुंडवा, उपखंड अधिकारी लाखाराम मुंडवा, तहसीलदार बुधाराम मौजूद रहे। खबर नागौर से है, जहां होली से पहले फाल्गुन महीने में फागोत्सव की धूमधाम है। तो वहीं शहरों में लेकर गांवों तक फागोत्सव का आयोजन भी किया जा रहा है। इस फागोत्सव के रंग में रंगने से किन्नर समाज भी पीछे नहीं। आपको बता दें कि नागौर की बंशीवाला के मंदिर में के दरबार में तीसरी बार किन्नरों का दरबार सजाया तो माहौल बदला हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मंदिर में आयोजित फागोत्सव कार्यक्रम में किन्नरों ने बंशीवाला की पूजा के साथ फागोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की। गणपति बाप्पा राजस्थान समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए एंजॉय वॉइस के साथ। नमस्कार।